स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 9वीं के पार्ट 1 में। पार्ट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का पूरा आपका पार्ट 8 भागों में विभाजित है, जिसमें से पहला भाग जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूं उसमें हम सिर्फ बात करेंगे परिचय की। आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा पूरे पार्ट का, जिसमें इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स कवर्ड होंगे। उसके बाद हम अगले भाग में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। ऐसे ही चलते चलते 1.2 नेक्स्ट में, 1.3 नेक्स्ट में, 1.4 नेक्स्ट में, 1.5 नेक्स्ट में, देन 1.6। देन लास्ट पार्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला भाग परिचय से। तो संख्या पद्धति होता क्या है? संख्या पद्धति एक संख्याओं का समूह है। जैसे कहते हैं ना कि एक पाइपलाइन का सिस्टम होता है, वैसे ही संख्याओं का एक समूह है, एक संग्रह है, जिसको अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली शाखा से, जो कि है आपको दिख रहा होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। अनंत 1 से अनंत तक होती है। अब ये संख्याएं होती कौन सी हैं? ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसे हम गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पास 10 टॉफीज है, तो आप कैसे गिनती करेंगे उसकी? पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे ही आप 10 तक जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है जो हमारी गिनती होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये 1 से शुरू होती है और हमें नहीं पता कि गिनती कहाँ खत्म होती है, इसलिए 1 से अनंत तक। 1 से अनंत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। 0 से अनंत तक। 0 से अनंत तक। पहले जो मैंने संख्या बताई आपको वो 1 से अनंत तक थी, अब 0 से अनंत तक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमने पहले पढ़ा उसमें एक 0 और जमा कर दिया तो वो कौन सी संख्याएं बन गई? वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत का चिन्ह। ठीक है, तो ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी अगली संख्या पे, जो कि है पूर्णांक। जो कि है पूर्णांक। देखिए क्या लिखा है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ, 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। कैसे होगा ये? क्या कह रहा है वो? सारी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। अब आगे से वो कह रहा है ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी इसमें। कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्याएं होती हैं नेगेटिव, जिनके आगे माइनस लगता है। अब एक बात बताइए, किसी भी चीज को जैसे हम कहते हैं कि 0 में से कुछ घटाना है, 0 से भी कम। आपने बहुत बार सुना होगा कई जगहों पर 0 से भी कम तापमान हो जाता है, तो उसको हम इस चिन्ह के साथ लिखते हैं और उसको बोलते हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को
ये वाली संख्याएं, माइनस जिन संख्याओं के आगे लगता है उनको ऋणात्मक संख्या कहा गया है। तो ये तो हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। देन हमारी ऋणात्मक संख्याएं। अगर पूर्ण संख्याओं की गिनती अनंत तक होती है तो ऋणात्मक संख्याओं की गिनती भी अनंत तक होती है। यहां पे हम अनंत का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। अब बात आती है पूर्णांक में दो अलग तरीके की चीजें बताई हैं मैंने आपको। एक तो जिसके आगे ये साइन लगा हो, इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, और एक जिनके आगे वो साइन ना हो, मतलब वो पॉजिटिव होती है, सिंपल गिनती होती है हमारी, तो इनको हम बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक है सभी के सभी, और ये सभी के सभी ऋणात्मक है। अब आप लोग कहेंगे ये धनात्मक हो गए, ये ऋणात्मक हो गए, तो ये बेचारी कहां गई? पहली बात ये क्लियर हो गया, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। शून्य हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारे आगे बड़ी कक्षाओं में काम आएगा कि हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, धनात्मक में भी ले सकते हैं और ऋणात्मक में भी ले सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए हम आगे अपनी अगली संख्या पे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। एक से बड़ी हो और स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, मतलब डिवाइड ना हो। ऐसे कौन से संख्या हमें हम पता है? एक से बड़े सबसे पहले आता दो को देखते हैं। क्या दो किसी से विभाजित हो सकता है? हाँ हो सकता है। किससे? एक से। क्या दो किसी और से भी विभाजित हो सकता है? हाँ हो सकता है। किससे? दो से। तो वो एक से और अपने आप से विभाजित हो सकता है, लेकिन किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। जैसे कि नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। कुछ उदाहरण और देती हूं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। एक मिनट मैं यहां पे लिख देती हूं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसे। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद भी और आती हैं। ठीक है, 29। तो ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अब आप कहेंगे अभाज्य संख्याएं ये हैं, तो अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाज्य संख्या वो होंगी, देखते हैं हम आगे। भाज्य संख्या वो होंगी जो एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं। कहने का मतलब है ये वाले नंबर्स को छोड़ के, ये वाली संख्याओं को छोड़ के जितने भी हमारी संख्याएं बचती हैं वो सारी भाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि 4 एक से भी होता है, खुद से स्वयं से भी होता है और 2 से भी होता है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। तो कहने का मतलब क्या है कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो सभी की सभी संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, चलिए हम अगली संख्या पे चलते हैं अपनी। परिमेय संख्याएं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। परिमेय संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हो और q कभी भी 0 के बराबर ना हो। p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो जहां p और q पूर्णांक हो और q कभी भी 0 के इक्वल ना हो। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ, उदाहरण देखिएगा। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 3/2, क्या ये p/q की तरह दिख रहा है? सॉरी, यहां लिखते हैं थोड़ा। क्या ये p/q की तरह दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या 3 और 2 दोनों पूर्णांक अंक हैं? बिल्कुल है। क्या q 0 के इक्वल है? नहीं है। तो हमारी सारी कंडीशन पूरी हो रही है। जो भी शर्तें उसने रखी थी कि परिमेय नंबर सिर्फ वही हो सकता है जो p/q की तरह लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के इक्वल ना हो, तो वो हमें मिल चुका है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 5/3, 7/9 या 9/7। तो ये नंबर, ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई। हम लोग चलते हैं अपनी अगली संख्या पे, जो कि इसके विपरीत है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या वो संख्या होंगी जिसे p/q की फॉर्म में या रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, परिमेय वो थी तो अपरिमेय उसकी विपरीत, उससे अपोजिट। तो इस संख्याओं के कुछ उदाहरण होते हैं। अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, जब भी अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। उदाहरण लेते हैं, मैंने अभी आपको अभाज्य संख्या बताया था, 2, 3, 5, 7। ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अभाज्य संख्या इस तरीके से आए तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए हमारी सबसे बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल। वास्तविक का मतलब रियल। तो वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मैंने अभी आपको जितनी भी संख्याएं करवाई वो सभी की सभी किसके विभाजन में है? वास्तविक संख्या, उसका एक हिस्सा है। वास्तविक संख्या का एक हिस्सा है। इसकी एक और परिभाषा भी बनती है। हमारे पास ये नंबर लाइन होती है, इस पे जितने भी संख्या हम लगा सकते हैं, जो भी संख्या लगा सकते हैं, वो सभी की सभी वास्तविक संख्या है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि वास्तविक संख्या वो संख्याएं हैं जहां पे सभी संख्याओं का संग्रह होता है, सभी संख्याएं एक साथ होती हैं। ठीक है, चलिए अब आपको ना एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ पता करने का कि कौन सी संख्या किस संख्या के विभाजन में आती है, किस संख्या का पार्ट है। ठीक है, हम लोग वो पढ़ते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए हम लोग अब वो चीज पढ़ते हैं कि कैसे हम संख्याओं को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारी, मैंने अभी क्या बताया कि सबसे ज्यादा हमारी कौन सी होती है? सबसे बड़ी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं
अब वास्तविक संख्या का विभाजन होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में। परिमेय, अपरिमेय। एक संख्या वो जिसे p बाय क्यू की फॉर्म में रूप में लिखा जा सकता है और एक संख्या वो जिसे p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब अपरिमेय का अंत यहीं पे हो जाता है। इसके बाद परिमेय के आगे विभाजन है कैसे? पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें हम धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और शून्य भी होता है वो, और एक जगह आते हैं भाग संख्या, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 3/5। इस तरीके की संख्या परिमेय संख्या के अंडर आती है। ठीक है, अब इसके बाद भाग संख्या का अंत यहीं पे हो जाता है हमारी। इसके बाद पूर्णांक के, अभी मैंने आपको बताया पूर्णांक में क्या क्या आता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो शून्य और धनात्मक मिला के पूर्ण संख्याएं बनाते हैं। मैंने आपको बताया था, देखना यहाँ पे, शून्य और धनात्मक अनंत तक क्या बनाते हैं, धनात्मक, सॉरी, पूर्णांक। तो पूर्णांक में एक तो पूर्णांक आते हैं, पूर्णांक आते हैं, और एक आते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। पूर्णांक और ऋणात्मक अंक। इसके बाद पूर्ण अंक में ऋणात्मक यहीं पे खत्म हो जाते हैं। पूर्ण अंक में आता है शून्य, शून्य और प्राकृतिक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या। विजिबल नहीं है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। शून्य और प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे हमारे वास्तविक संख्याओं का अंत हो जाता है, सबसे छोटे हमारे प्राकृतिक संख्या ही होती है। ठीक है, अब नीचे से ऊपर तक चलते हैं, कैसे होगा। शून्य तो अभी मैंने आपको, शून्य तो बताने की जरूरत नहीं है, शून्य तो पता ही है। प्राकृतिक संख्या आपको समझाया। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, 0 से, शून्य से अनंत तक। देन ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं मैंने आपको बताई जो नेगेटिव होती हैं। पूर्णांक जिसमें नेगेटिव मतलब ऋणात्मक भी आते हैं, शून्य भी आता है और धनात्मक यानी पॉजिटिव भी आते हैं। उसके ऊपर परिमेय, परिमेय जो P/Q, P/Q की रूप में लिखे जा सकते हैं, और अपरिमेय जो नहीं लिखे जा सकते। और ये सारे किसका पार्ट है, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, अब इस जो आपके सामने ये चार्ट है, इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा, पूछेगा क्या शून्य परिमेय संख्या है, पूछेगा क्या शून्य परिमेय संख्या है। आप देखिए परिमेय के अंदर ही तो आ रही है, हाँ है, देखते ही पता चल गया। फिर पूछेगा क्या भाग संख्या परिमेय संख्या है, हाँ है। क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, नहीं, पूर्ण के नीचे तो सिर्फ शून्य और प्राकृतिक है, परिमेय तो ऊपर है, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं है। इससे हमें ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं अपने।
इसके बाद एक बात होती है दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार का यहाँ पर मतलब है किसी भी भाग वाले अंक को, किसी भी डिवाइड वाले अंक को हम दशमलव यानी पॉइंट में लिखते हैं। दशमलव का मतलब यही होता है, दशमलव पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके भी आगे अलग तरीके के प्रसार होते हैं जिसको आज हम समझेंगे किस तरीके से वो होते हैं। आपके सामने सबसे पहला है आपके पास शांत। इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। कहने का क्या मतलब है, शेष शून्य होने का मतलब वो पूरी तरीके से कैंसिल आउट होके हमें जीरो रिमाइंडर देता है, जीरो शेष देता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऐसे शांत संख्याओं के, शांत दशमलव प्रसार का। क्या होगा एग्जाम्पल, 1/2। इसको हम सीधा सीधा कैसे लिखते हैं, 0.5। तो कहने का मतलब है ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसमें हमने इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ये लीजिए, 2 बाहर 1 अंदर, 1 शून्य लगा, 1 शून्य यहाँ लगा, 2 पंजे 10 और शेष क्या आ गया, 0। 0 शेष चाहिए था हमें, आ गया। तो ये कौन सा प्रसार है, ये शांत प्रसार है, ठीक है। ये शांत प्रसार है। इसको अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। चलो आपको याद करने के लिए एक तरीका बता देती हूँ। आपने कभी अगर मेट्रो में सफर किया हो तो वहां पे जब एक ट्रेन का रूट एंड हो जाता है कि ये ट्रेन, मेट्रो ट्रेन इसी स्टेशन तक जाएगी, तो वहां पे लिखा होता है दिस ट्रेन टर्मिनेट्स हियर। इसका मतलब यह है कि ट्रेन का सफर यहाँ पे खत्म हो गया। ऐसे ही इस संख्या का सफर यहाँ पे खत्म हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें तो खत्म हो गया, अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें खत्म नहीं होता। चलो देखते हैं कैसे। क्या बोल रहा है, अनवसनी आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। अब अनवसनी का मतलब मैं आपको बताती हूँ, अशांत का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे। जब शांत का मतलब है खत्म हो जाना, तो अशांत का मतलब क्या है, खत्म ना होना, ठीक है। अब अनवसनी आवृत्ति का क्या मतलब है, अनवसनीय आवृत्ति का मतलब क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। मतलब जो शेष हमारा है वो बार बार वही शेष आता रहता है, अपने आप को दोहराता रहता है। पुनरावृत्ति का मतलब है अपने आप को दोहराना, रिपीट करना। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1/3। चलिए इसे डिवाइड करते हैं, हम लोग भाग करते हैं इसका। सबसे पहले पॉइंट लगा और यहाँ 0 आ गया, 3 दिया 9, शेष बचा 1। देन अगेन दोबारा से, फिर दोबारा से शेष बचा 1। अब इसमें क्या हो रहा है, शेष दोबारा 1 1 1 आता जाएगा और यहाँ पे 3 3 3 3 3 लगते जाएंगे, यहाँ पे 3 3 3 लगते जाएंगे। जब भी ऐसा कोई नंबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनवसनीय आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। अनवसनीय आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। अशांत मतलब वो खत्म नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अनवसनीय आवृत्ति मतलब वो अपने आप को रिपीट कर रहा है दोबारा दोबारा। और जब भी कोई नंबर अपने आप को रिपीट करे तो उसके ऊपर एक इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर इस तरीके का एक चिन्ह लगाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए अगली
अगला है अनवसनीय आवृत्ति। इसमें क्या होता है, इसमें जो है शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन वो खत्म भी नहीं होता, लेकिन वो खत्म भी नहीं होता। कहने का मतलब है वो बढ़ता, रियली सॉरी, कहने का मतलब है कि वो बढ़ता चला जाता है लेकिन कभी भी अपने आप को दोहराता नहीं है। ऐसे नंबर हमें कुछ देखने को मिलते हैं जैसे कि 22/7 जो कि पाई की वैल्यू है। आपको पता है पाई की वैल्यू अभी तक हमें पूरी नहीं पता क्योंकि वो बढ़ती चली जाती है 3.14, है ना, लेकिन वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करती, दोहराती भी नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। रूट, मैंने आपको बताया था रूट के अंदर अभाज्य संख्या, रूट के अंदर अभाज्य संख्या, ये सभी संख्याएं अनवासनीय आवृत्ति की होती हैं। ठीक है, आपको अब मैं एक ट्रिक बताती हूं जिससे आप इन तीनों में डिफरेंस करना सीख जाएंगे। बिना भाग किए आप पता लगा देंगे कि कौन सा नंबर कौन सी आवृत्ति का है, कौन सा नंबर कौन से प्रसार का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज हमारी ट्रिक में आपको बताती हूं आज। ट्रिक ये है, अगर संख्या के नीचे वाला, पूरी संख्या के जो नीचे वाला अंक है, नीचे वाला जो अंक है वो 2 और 5 से विभाजित हो, अगर वो 2 या 5 से विभाजित हो तो वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। अब टर्मिनेटिंग का मतलब मैं आपको बता चुकी हूं, शांत संख्याएं कहलाते हैं, शांत प्रसार की संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, 2 और 5 जहां पे भी हो, तो कहने का मतलब है नीचे क्या क्या है, या तो 2 आए या 5 आए, या ऐसे कोई भी नंबर जो 2 से विभाजित हो, या ऐसे कोई भी संख्या जो 5 से विभाजित हो, या ऐसी कोई भी संख्या जो 10 से विभाजित हो, क्योंकि 2 और 5 मिला के तो 10 ही बनाते हैं ना। तो या ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, 10 से विभाजित हो, वो शांत प्रसार की होती है। ठीक है, अब आप कहोगे बाकी, बाकी दोनों आती हैं इन सबको छोड़ के। इन सबको छोड़ के कोई भी अंक आपको अगर नजर आता है तो वो बाकी दोनों कैटेगरीज में आता है। वो हमें चेक करना पड़ता है कि वो अपने आप को दोहरा रहा है या नहीं दोहरा रहा। तो एक शॉर्ट सी समरी लेते हैं लास्ट में जो हमने पढ़ा कि जो खत्म हो जाए वो शांत प्रसार के, जो खत्म ना हो उसके दो प्रकार है, एक जिसमें वो अपने आप को दोहराता है, दो जिसमें वो अपने आप को नहीं दोहराता। ठीक है, शांत में ये सब आते हैं और बाकी सब में बाकी सब आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं घातांक नियम। घातांक नियम क्या है? घातांक होती है पावर, या एक्सपोनेंट बोलते हैं हम इसे, हम सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे पावर। किसी भी अंक की ऊपर जब ये अंक लगता है तो इस ऊपर वाले अंक को हम पावर बोलते हैं, जिसको घात बोलते हैं। ठीक है, जितने जितने अंक का वो होता है उतने अंक के बाद में वो गुणा होता है। अगर यहाँ पर 3 होता तो 2 को हम 3 बार गुणा करते। ठीक है, आपने 8वीं कक्षा में भी ये पढ़ा होगा, एक बार मैंने आपको बता दिया, आपको क्लियर हो जाएगा आगे। तो अब हमारे चैप्टर में, हमारे पाठ में कुछ नियम हैं इन संख्याओं को, इन पावर्स को सॉल्व करने के, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कुछ नियम है, वो नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम, a की पावर m की पावर n, कहते हैं a का घात है m और a की m का घात है n, तो वो मिला के a की m n बना देते हैं, मतलब दोनों घात आपस में
गुणा हो जाते हैं। इसको आप ऐसे मत समझिए, ऐसे अब मत ये मत्था मत पकड़िए कि समझ नहीं आ रहा, उदाहरण देते हैं फिर समझ में आएगा। देखना, 2 का घात 3 और उस पूरे का घात 2, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 आपस में गुणा, तो 2 का घात सीधा 6 बन जाएगा। ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा, अभी के लिए समझिए कि ये दोनों गुणा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इस लाइन को और उदाहरण को भी, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। इसके बाद आता है सेकंड नियम, ए की एम गुणा ए की एन। जहां पे भी ये बिंदु लगती है उसको हम गुणा बोलते हैं, वैसे बिंदु को हम दशमलव बोलते हैं, पर यहाँ पर इसको गुणा बोलेंगे। तो ए की एम और ए की एन कहने का मतलब है जो नीचे वाला अंक है वो सेम हो और ऊपर वाली दोनों पावर्स यानी घात अलग अलग हो, तो क्या होता है, तो नीचे वाला सेम का सेम रहता है और ऊपर वाली दोनों घात को हम ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे अच्छे से। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, कैसे करेंगे, नीचे वाला सेम ऊपर वाले दोनों को प्लस कर दिया, तो आंसर क्या आया, 2 की घात 5। आंसर क्या आया, 2 की घात 5। अब इसको पॉज करके नोट कीजिए, हम अगले अपने रूल पे बढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा, अभी तो मैंने आपको 2 संख्याएं गुणा में बताई थी, अगर वही संख्याएं भाग में हो तो पहले ऐड कर रहे थे, जमा कर रहे थे, अब घटा देंगे, m माइनस n हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की 3 बटे 2 की 6, तो यहाँ पे हम 2 की 4 और 3 करते हैं, 2 की 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 की 1, 2 की घात 1। समझ में आ गया, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट रूल पे पढ़ रहे हैं। आपने नेक्स्ट रूल है हमारा, जहां पे घात सेम होती है लेकिन जो नीचे वाला अंक है जिसको हम बेस भी बोलते हैं वो अलग होता है। कैसे, ए की m मल्टीप्लाई बी की m, ऊपर वाला सेम नीचे वाला अलग, तो यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और पावर दोनों की एक ही बन जाएगी। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की भी 2, तो 2 गुणा 3 की 2 मतलब 6 की 2, 6 की घात 2। ठीक है, तो घातांक नियम थे ये कुछ हमारे 4। इसको कैसे आगे करना है, कैसे ये क्वेश्चंस में यूज होंगे, वो हम अगली अगली एक्सरसाइज में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अभी के लिए आप इस परिचय को अच्छी तरीके से समझिए। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ और स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1।